नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली से कैरियर निर्धारण आज के समय में बहुत ही जटिल हो गया है, क्योंकि आज जो है कामकाज और नौकरी के क्षेत्रों का बहुत ही विस्तार हो चुका है और दायरा भी सीमित नहीं रहा है। आज के ग्लोबल मार्केट में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आज के समय में एक ही ग्रह से, जैसे पहले शास्त्रों में लिखा जाता था कि जिसका चौथा भाव अच्छा है तो लिखा जाता था हाथी घोड़ों का सुख मिलेगा, तो उस समय हाथी घोड़े चलते थे। आज वायुयान चलता है, हवाई जहाज़ है, कार है। तो उसी संदर्भ में, देश काल परिस्थिति के संदर्भ में चीज़ों की व्यापकता बदल जाती है। तो कैरियर निर्धारण के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूंगा जिनके अभ्यास से, प्रयास से आपको सहूलियत मिलेगी कि किसी भी व्यक्ति के लिए आप या अपने लिए सही ग्रह का चुनाव कैसे करें, जिसका आप कैरियर, जिससे जुड़ा कैरियर आप चुन सकें। मेरे पास में मेरी पुस्तक के कुछ नोट्स हैं, मैं उन्हीं को, अभी पुस्तक पब्लिश नहीं हुई है, लगेगा समय 1.5-2 महीने का, सूचित करेंगे जब भी पब्लिश हो जाएगी। पहला सूत्र मैं दे रहा हूं यहाँ पर, आपके सम्मुख आपकी लगन कुंडली हो और आपको यह देखना है कि लगन कुंडली में किस राशि में सबसे अधिक ग्रह है। मान लीजिए यहाँ पर 3 नंबर हो गया, यहाँ 6 हो गया, ऐसे तमाम कुंडली पूरा आप देख लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है और इसी मंगल के साथ राहु है और यहाँ पर शनि है, शेष अन्य ग्रह एक एक राशियों में बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऐसे देखें तो बुध की राशि में 3 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसे आपको देखना है कि लगन कुंडली में किस राशि में सबसे अधिक ग्रह बैठे हुए हैं। अगर वह ग्रह खुद भी अपनी राशि में होगा तो उसे भी काउंट करना है। किस राशि में सबसे अधिक ग्रह बैठे हैं वह ग्रह कुंडली में डोमिनेंट हो जाता है, ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। जैसे ये जो 1, 2, 3, 4 नंबर हैं, राशियां हैं, ये तो ग्रहों के घर ही तो हैं। मान लीजिए ये 3 नंबर मेरा घर है, 6 नंबर मेरा घर है और ये आप में से कुछ लोग राहु हैं, कुछ लोग मंगल हैं, कुछ लोग शनि हैं। डिसाइड कर लीजिए कौन से लोग कौन हैं। हाँ, हमको लगता है राहु तो कम लोग बनेंगे। तो आप लोग राहु, मंगल, शनि है और ये दोनों मेरा घर है। तो अगर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं तीनों, किसके घर में? मेरे घर में। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में होता है तो उसके अधीन होता है, वहाँ पर उसके अनुसार सुख साधन सुविधाएं या जो कुछ भी है आपको प्राप्त होता है। तो जिस राशि में ज़्यादा ग्रह है वह ग्रह डोमिनेंट हो जाता है। ऐसे ग्रह को आपको लगन कुंडली में ढूंढ लेना है। और अगर वह ग्रह जिसकी राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह हैं वह कुंडली में पीड़ित ना हो, पीड़ित ना हो का मतलब नीच का ना हो, अस्त ना हो, विष नवमांश में, मृत्यु भाग आदि में ना हो, अगर वह ग्रह पीड़ित नहीं है तो उससे जुड़ा, उस ग्रह से जुड़ा काम आप पकड़ सकते हैं। और अगर वह ग्रह जो निकल के आया, जिसकी राशि में ज़्यादातर ग्रह बैठे हैं, अगर उसका संबंध आपकी कुंडली में दशम भाव यानी कर्म भाव से हो जाए, लाभ भाव से हो जाए, धन भाव से हो जाए, यानी इन भावों में से किसी भाव का स्वामी हो या इन भावों में से किसी भाव पर बैठा हो, तो यह और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा उस ग्रह के काम का चुनाव करना। तो पहली विधि हो गई, डोमिनेंट प्लैनेट को ढूंढना है, वह कुंडली में स्वस्थ हो और धन, लाभ या कर्म भाव से उसका संबंध हो। दूसरा तरीका है, यही चीज़ आपको अप्लाई करना है नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में D9 में आपको देखना है किस राशि में सबसे अधिक ग्रह बैठे हुए हैं। नवमांश कुंडली में जिस राशि में सबसे अधिक ग्रह बैठे हैं वह ग्रह नवमांश कुंडली में क्या हो जाएगा? डोमिनेंट हो जाएगा।
अगर वह ग्रह लगन कुंडली में ठीक ठाक हो, पीड़ित ना हो और उसका संबंध कहीं से भी दशम, एकादश या द्वितीय भाव से बन रहा हो तो आप उस ग्रह से जुड़ा काम चुन सकते हैं। यानी पहला सूत्र जो था वही दूसरा सूत्र है। देखना कहाँ है? नवमांश कुंडली में। नवमांश कुंडली में किस ग्रह की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह है, उस ग्रह को पकड़ना है और फिर उसे लगन कुंडली पे अप्लाई कर देना है कि लग्न कुंडली में वह पीड़ित ना हो, लगन कुंडली में उसका संबंध दशम, एकादश, द्वितीय भाव से बन रहा हो, इन भावों में बैठा हो, इन भावों में उसकी राशि हो या इन भावों पर उसकी दृष्टि हो या दशमेश के साथ ही बैठा हो। अब आ जाइए तीसरा सूत्र। तीसरा सूत्र भी यही है। पहले सूत्र में हमने D1 पे अप्लाई किया लग्न पे, दूसरे सूत्र में हमने D9 पे अप्लाई किया नवमांश में, तीसरे में हम यही सूत्र अप्लाई करेंगे D10 में दशमांश में। आपको D10 कुंडली देखनी है, दशमांश कुंडली देखनी है। दशमांश कुंडली में किस ग्रह की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह बैठे हुए हैं, उस ग्रह को पकड़ लीजिए और वह ग्रह अगर लगन कुंडली में पीड़ित नहीं है और उसका संबंध 2, एकादश और दशम से बन रहा है तो उसका काम आप चयन कर सकते हैं। अब देखिए, जब हम लोग विश्लेषण करते हैं तो इसमें और भी गहराई तक जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लगन में देख लिया कि बुध डोमिनेंट है, बुध की राशि में ज़्यादा ग्रह बैठे हैं और बुध लगन कुंडली में ठीक ठाक है, तो वहाँ पर हम उसे D10 में भी देखने का प्रयास कर लेते हैं उसी समय कि D10 में कितना मजबूत और कमज़ोर है, उस हिसाब से रेमेडी भी बता देते हैं। तो ऐसा नहीं है जितना मैं बता दे रहा हूँ फिर इसके आगे और डीप में नहीं जाया जा सकता है, जाया जा सकता। ज़्यादा डीप में ले चलेंगे तो आप लोग डूब जाएंगे, उतनी ही गहराई में ले चलेंगे जहाँ से निकाल के बाहर भी तो ला पाएँ। धीरे धीरे ले चलेंगे, अभी कुछ सीखिए फिर आगे अभी और भी वीडियोज आएंगे। मतलब ये परफेक्ट तरीका है, आप आजमा सकते हैं। अब इसमें आप खुद की भी बुद्धि का प्रयोग करिए। बुध कुंडली में अच्छा होगा तो लगा पाएंगे, नीच वगैरह होगा तो कहाँ से लगा पाएंगे। तो अगर बुध ठीक हो लगन कुंडली में, जो कि डोमिनेंट प्लैनेट आया, वह दशमांश में भी ठीक मिल गया, नवमांश में भी ठीक मिल गया, तो उस ग्रह को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता और अनुमान पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना अधिक ऊंचाई तक अपने कैरियर को ले जाएगा। मान लीजिए 2 कुंडलियों में बुध डोमिनेंट ग्रह आया, बुध की राशि में ज़्यादा ग्रह है, बुध ठीक स्थिति में है लगन कुंडली में, 2 कुंडलियों में ऐसा मिल गया, तो फिर आगे क्या होगा? जिस कुंडली में बुध लगन में भी ठीक है, नवमांश में भी ठीक है, दशमांश में भी ठीक है और इनमें सिर्फ लगन में ठीक है, तो दोनों में तो अंतर आ जाएगा ना परिणाम देने की क्षमता में। तो तीसरा सूत्र आपका D10 का था, यही सेम सूत्र था। अगला सूत्र जो होता है, यह तीनों सूत्रों को एक कर दीजिए। लगन कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली में मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, कोई गुणा गणित तो नहीं करना है, लेकिन कुंडली पे नज़र रख रख करके लिखना ज़्यादा पड़ेगा। लगन कुंडली में, नवमांश में, दशमांश में, तीनों का आपको सार निकालना है, सारांश की तीनों मिला करके किस कुंडली, तीनों मिला करके किस राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह है। लग्न, नवमांश और दशमांश तीनों मिला करके देखिए किस ग्रह की राशि में सबसे ज़्यादा ग्रह है, निकाल लिए। फिर उसके बाद उस ग्रह को लग्न, नवमांश और दशमांश तीनों में देखिए, ज़्यादातर जगहों पर अगर उसका संबंध लगन कुंडली में भी दशम, एकादश, द्वितीय, नवमांश में भी दशम, एकादश, द्वितीय और दशमांश में भी एकादश, दशम और द्वितीय भाव से अगर कई जगहों से मिल रहा है तो उस ग्रह का भी काम आप चयन कर सकते हैं, बशर्ते वह ग्रह लगन कुंडली में पीड़ित ना हो तो ज़्यादा ठीक है। नवमांश, दशमांश में भी ना पीड़ित हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये आपका चौथा फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ सोचना है, जो भी मैं बता रहा हूँ ये अलग अलग फार्मूले नहीं हैं, सिर्फ एक ही फार्मूले का विस्तार है। विस्तार मतलब पहला सूत्र मैंने आपको लगन कुंडली से बताया, इसी को एनालिसिस कहते हैं। आपको कुछ मिल गया एक फार्मूला, तो उस फार्मूले को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं,
यही तो ज्योतिष की कला है। लगन में अप्लाई करना मैंने बताया, फिर नवमांश में, फिर दसमांश में, फिर तीनों को एक साथ जोड़ दिया। यही सब करना आ जाएगा तो आप बहुत तेज़ी से ज्योतिष सीख पाएंगे और बड़ी जल्दी एनालिसिस कर पाएंगे। कुंडली सामने रख करके एनालिसिस आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। ये तीनों हो गया। अब अगले में चलते हैं। अगला सूत्र डिफरेंट है। अगला सूत्र यह है कि आपकी जो कुंडली है इसमें जो लगन है ये आपका शरीर है, ये दिखाता है आपकी शारीरिक क्षमता को। लग्न आपके शारीरिक क्षमता को। चंद्रमा जहाँ कहीं बैठा हो, चंद्रमा क्या दिखाता है? आपके मनोभाव को, मन को। और सूर्य जहाँ कहीं बैठा होगा कुंडली में, वह किसको दिखाता है? आपके आत्म बल को। यानी लग्न क्या हो गया? शारीरिक बल, ये हो गया मनोबल चंद्रमा, और सूर्य हो गया आत्मबल। और इन तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो व्यक्ति अवश्य ही सफल होता है। तीनों चीज़ों का साथ मिलना जरूरी है। नहीं 3 का मिले तो 2 का मिले, 1 का मिले, कुछ तो मिलना चाहिए। यानी लग्न से आपको दशम भाव लेना है। आपकी जो भी कुंडली है वहाँ से लगन से दशम भाव को देखिए। लग्न से दशम भाव, अगर लग्न बलवान है तब, अगर लगन बलवान है तो लगन से दशम भाव में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह से जुड़े हुए काम को आप ले सकते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पर बनेंगी, एक तो भाव में बैठा हुआ ग्रह, एक भाव का स्वामी। तो पहले मैं बैठे हुए ग्रहों की व्याख्या कर रहा हूँ। अगर आपका लग्न बलवान है तो लगन से दशम भाव में जो ग्रह बैठा है अगर वह पीड़ित नहीं है, यानी ना तो लग्न पीड़ित हो ना लग्न से दशम भाव पीड़ित हो, और अगर दशम में कोई ग्रह है तो उस ग्रह से जुड़ा काम ले लीजिए। अगर आपकी चंद्र कुंडली बलवान है, चंद्रमा बलवान है, जहाँ बैठा है वह राशि भाव सब अच्छा है, तो चंद्रमा से दशम भाव ले लीजिए और वहाँ जो ग्रह बैठा हुआ हो उसका काम। अगर कुंडली में आपका सूर्य बलवान हो, कहीं भी सूर्य हो और सूर्य बली हो, तो सूर्य से आप ले लीजिए दशम भाव, वहाँ जो ग्रह बैठा हुआ हो उससे जुड़ा काम कर लीजिए। अगर आपकी, बहुत बार आप देखेंगे व्यक्ति की लग्न और चंद्र कुंडली सेम हो जाती है, लगन में ही चंद्रमा जब बैठ जाएगा तो लग्न और चंद्र कुंडली एक ही हो जाएगी। बहुत बार तो लग्न चंद्र सूर्य तीनों कुंडलियाँ एक ही हो जाएंगी। इसको सुदर्शन चक्र पद्धति बोलते हैं। लगन में ही किसी के सूर्य चंद्रमा बैठ गए तो तीनों से दशम भाव एक ही आएगा। तो इस प्रकार से लग्न बलवान होने पर लगन से दशम भाव में बैठे ग्रह को नोट कर लीजिए। चंद्रमा बलवान हो तो चंद्रमा से दशम भाव में बैठे हुए ग्रह को नोट करिए। सूर्य बलवान हो तो सूर्य से दशम भाव में बैठे हुए ग्रह को नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। चलिए, मैं ये कुंडली लेके नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो ये आधा फार्मूला है। भाव में बैठा हुआ ग्रह, अभी हमें भाव के स्वामी पर भी जाना पड़ेगा। ले लेते हैं तुला लगन की कुंडली। 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये डमी कुंडली है, कोई वास्तविक कुंडली नहीं है, बस समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ दशम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा यहाँ हो गया, सूर्य को मैं यहाँ ले रहा हूँ और लगन तो ये हो ही गया। अन्य ग्रहों को भी फिलअप कर लेते हैं। शुक्र महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, बुध महाराज कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं। शनि को भी ले लेते हैं, शनि यहाँ है, गुरु यहाँ है, राहु को यहाँ, केतु को यहाँ ले लेते हैं। तो अब इसी कुंडली पे हम अभ्यास कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ग्रह हुए, एक ग्रह छूटा है उसको भी लिख दिया, मंगल। चलिए लगन से देखिए, लगन का स्वामी, लगन में बैठा कौन है? मंगल। लगन का स्वामी कहाँ है? अष्टम में, स्वराशि का है। तो लगन कुंडली बलवान है कि सूर्य को देख लीजिए, सूर्य क्या है? उच्च का है। सूर्य को जब सूर्य कुंडली बनाएंगे तो सूर्य उच्च का है। चंद्रमा स्वाग्रही है, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का है। बताइए लग्न ज़्यादा बलवान है, सूर्य कुंडली ज़्यादा, सूर्य लगन ज़्यादा बलवान है कि चंद्र लगन? यहाँ पे ज़्यादा बलवान है सूर्य लगन,
क्योंकि सूर्य उच्च का है और जिस राशि में बैठा हुआ है उसका स्वामी भी केंद्र में है और दृष्टि भी डाल रहा है, तो सूर्य ज़्यादा बलवान हो गया है। तो इसी प्रकार से जजमेंट करना है, थोड़ा कम ज़्यादा बलवान रहेगा तो भी चलेगा, देख लीजिएगा एकदम से ग्रह पीड़ित ना रहे बस। तो सूर्य कुंडली से दसम भाव का स्वामी ग्रह हो गया शनि, और दसम भाव में अभी पहला सूत्र क्या बताऊं, दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को नोट करना है। पहले जो भी बलवान हुआ उसको देख लिए, ठीक। लग्न सूर्य और चंद्रमा में से जो बलवान है उसको नोट कर लीजिए, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है उसको। यहाँ पर हमने कोई ग्रह को फिलअप नहीं किया है, कोई ग्रह नहीं बैठा। अगर कोई ग्रह बैठा होता तो हम उस ग्रह को यहाँ पर कैरियर के लिए प्रधान ग्रह के रूप में ले सकते थे। अगर कोई ग्रह नहीं बैठा, जैसे चंद्र कुंडली से देखेंगे तो दसम में सूर्य आ जाएगा, तो चंद्र कुंडली भी हल्की नहीं है, बलवान है, पर्याप्त पीड़ित नहीं है, तो सूर्य दसम भाव में बैठा है, नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो तीनों कुंडलियों से दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को नोट कर लीजिए, और तीनों कुंडलियों से लग्न सूर्य चंद्रमा तीनों कुंडलियों से दसम भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए। मैं और आसान करता हूँ। लगन से दसम भाव में बैठा ग्रह कौन है, चंद्रमा। लगन से दसम में बैठा ग्रह चंद्रमा। सूर्य से दसम में बैठा ग्रह कोई नहीं। अब अगली कुंडली क्या हो गई, चंद्रमा से दसम भाव में बैठा ग्रह सूर्य। तीनों कुंडलियों से दसम भाव में बैठे हुए ग्रह को नोट कर लीजिए। अगला सूत्र, लग्न से दसम भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए। लग्न से दसम भाव का स्वामी चंद्रमा। चंद्र कुंडली से दसम भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए मंगल। सूर्य कुंडली से दसम भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए शनि। ये हो गया। अब आपको यह देखना है कि इसमें से क्या कोई ग्रह 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर कोई ग्रह रिपीट हो रहा है 2 बार या 3 बार, तो आप उस ग्रह के काम का चयन कर सकते हैं। चंद्रमा 2 बार रिपीट हुआ है, ये चंद्रमा से जुड़े हुए काम का चुनाव कर सकते हैं। इस मामले में इनको चंद्रमा लाभ दे जाएगा। दूसरा विधान जो है लिखा गया है कि लग्न सूर्य और चंद्र कुंडली से दसम भाव के स्वामी को नोट कर लीजिए। लग्न कुंडली से दसम भाव का स्वामी चंद्रमा है, सूर्य कुंडली से दसम भाव का स्वामी शनि है, और चंद्र कुंडली से दसम भाव का स्वामी मंगल है। लग्न सूर्य और चंद्र कुंडलियों से दसम भाव का स्वामी नवमांश में जिस राशि में बैठा हो, नवमांश कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ है उस राशि के स्वामी को पकड़ लीजिए। अगर वह राशि स्वामी लगन कुंडली में द्वितीय, एकादश या दसम भाव से कहीं से संबंध बना रहा हो तो उसका काम पकड़ना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य लगन बलवान है, तो सूर्य लगन से दसम भाव का स्वामी कौन आया, शनि आया। शनि नवमांश कुंडली में बुध के घर में बैठा हुआ है, तो बुध को देखना है कि लगन कुंडली में कहीं द्वितीय, एकादश और दसम भाव से उसका संबंध है कि नहीं है। अगर नहीं है तो अगले कुंडली पे चंद्र कुंडली से मिला लीजिए, लगन से मिला लीजिए, सूर्य कुंडली से, जहाँ से बनेगा उस ग्रह से जुड़ा हुआ काम आप चयन कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन है नहीं, दोबारा सुन लेंगे और समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। तीसरा, आप एक चीज़ देखिएगा, यह अनुभव से चीज़ें प्राप्त होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2 ग्रहों के काम मिलते जुलते आ जाते हैं। जैसे बुध भी जो है बुद्धि का काम करवाता है, ट्रेनिंग पर्पस का काम हो गया, सिखाना हो गया, बुद्धि बांटने का काम, और गुरु स्कूल कोचिंग कॉलेज हो गया। तो अगर गुरु और बुध का दोनों का संयुक्त प्रभाव आ गया कर्म पर, तो व्यक्ति को बोल दिया जाता है कि आप स्कूल खोल लीजिए, एजुकेशन सेंटर खोल लीजिए। सूर्य क्या है, बिजली है, और शुक्र क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज हैं। दोनों अलग अलग हैं, ये बिजली है, ये बिजली का उपकरण है। कभी दसम भाव पे या व्यवसाय जब निकालना शुरू किए तो दोनों ग्रह जब आ गए तो ऐसे व्यक्ति को बोल दिया जाता है आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे शुक्र की भी वस्तु आ गई और उसमें बिजली जाएगी तो सूर्य भी आ गया। तो कई बार ज्वाइंट करके कामों को निकाला जा सकता है। अब अगला तरीका है,
एक तो नौकरी और बिजनेस वाला मैंने आपको पहले से ही वीडियो बना करके दे दिया है कि नौकरी और बिजनेस में से कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक रहेगी। तो ये कुल मिला करके यही है। अब एक तरीका और भी है कि आप उस ग्रह को अलग कर दीजिए कुंडली में। जो लगन कुंडली नवमांश D1 में, D9 में और D10 में, उस ग्रह को ढूंढ के अलग कर दीजिए जो कमज़ोर हो। तीनों कुंडलियों में जो कमज़ोर हो उनको अलग कर दीजिए। लगन में मान लीजिए मंगल कमज़ोर आ रहा है, 6, 8, 12 में आ रहा है, D9 में वो नीच का हो रहा है, D10 में उसके ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि है, तो उस ग्रह को अलग कर दीजिए। जो भी ग्रह D1, D9, D10 में पीड़ित आ रहे हैं सबको हटा दीजिए। जो ग्रह शेष बचेगा उस ग्रह से जुड़ा काम आप चयन कर सकते हैं। यानी जो तीनों में ही पीड़ित नहीं है वह आपको हर प्रकार से सपोर्ट करेगा, उस ग्रह से जुड़ा काम आप चयन कर सकते हैं। विशेष रूप से व्यवसाय के चुनाव में पहली प्राथमिकता क्या देना है, छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हुए ग्रहों के काम को प्राथमिकता नहीं देना है। न छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों से जुड़े हुए काम को प्राथमिकता देना है। अन्य भाव के स्वामी में जो बलवान हो उस ग्रह से जुड़ा काम कर सकते हैं। अब आपसे कभी कभी सवाल पूछा जाएगा कि क्या मैं प्रॉपर्टी का काम कर लूँ तो ठीक रहेगा। इसके लिए ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाना। अगर मंगल कुंडली में ठीक है और चौथा भाव ठीक है तो बोलिए हाँ प्रॉपर्टी के काम से आपको नुकसान नहीं होगा, लगा सकते हैं पैसा। इसी प्रकार से जिस ग्रह से जुड़े हुए काम की बात की गई है उससे जुड़ा ग्रह और भाव ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि गुरुजी नौकरी कर रहे हैं, क्या शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट कर लें, तो देख लीजिए अगर पंचम भाव और बुध ठीक है, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट का ग्रह बुध है, पंचम भाव और बुध ठीक है, बोलिए हाँ लगा लीजिए, इन्वेस्ट करेंगे लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार से कोई भी सवाल आने पर उस सवाल से जुड़ा हुआ ग्रह और भाव अच्छे हैं तो व्यक्ति को उस काम को कर लेने की सलाह दी जा सकती है।